नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सब ग्रुप्स कि आपको एक ग्रुप दिया गया है G, तो उससे आप कैसे उसका सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, और कुछ इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए, उससे पहले हम एक नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लेट G बी आ ग्रुप, जो आपका G है वो एक ग्रुप है, एंड A बिलोंग्स टू G, A जो है वो G का कोई एलिमेंट है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है ये वाली नोटेशन। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द सेट A रेज़्ड टू पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो नोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी अपकमिंग वीडियोस के अंदर, अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। देखिए गाइस, अब जो इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, a की पावर 3 -3, a की पावर -2, a की पावर -1, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, ये सारे एलिमेंट जो हैं इस तरीके के इस सेट के अंदर आएंगे। मतलब जो ये A से जनरेट होने वाला हर एलिमेंट जो है इसके अंदर आएगा। इस केस के अंदर जो ये A होगा, A इज अ जनरेटर ऑफ दिस सेट, इस सेट का जनरेटर होगा। अब देखिए दोस्तों, जो आपका ये सेट होता है इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ये हमेशा ही आपका ग्रुप J का सब ग्रुप होता है। तो देखिए, हमने क्या कर दिया, सब ग्रुप क्रिएट कर दिया। आप क्या कीजिएगा, G कोई भी आपको ग्रुप दिया गया है, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट आप चुन लीजिए और उससे जनरेट कर दीजिए एक सेट इस तरह से। तो वो आपका हमेशा ही उस ग्रुप का सब ग्रुप होगा जिससे आपने A लिया है, जिस ग्रुप से आपने A लिया है। ठीक है, अब देखिए, इसको प्रूफ करते हैं कि जो आपका A है वो आपका A से जनरेट होने वाला जो ये सेट है आपका, वो सब ग्रुप है G का। हम वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यूज करते हैं। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है क्या है, G जो है अगर ग्रुप है, H जो है वो G का सेट है। if G is group, if H is a subset of G, if A B belongs to H, this implies that A B inverse belongs to H, then H is a subgroup of G. I hope you all remember about this. अब आपको ये जो है रिमेंबर हो गया होगा, रिकॉल हो गया होगा, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट जो है मैंने करवाया था। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ये चीज प्रूफ करते हैं कि ये नॉन एम्प्टी है। देखिए, सिंस A बिलोंग्स टू दिस सेट, देयरफॉर दिस इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी हो गया क्योंकि A तो इस सेट के अंदर है ही है, क्योंकि A जो है वो आपका A रेज़ टू पावर 1 है और कोई भी एलिमेंट A रेज़ टू पावर n फॉर्म का इस सेट में होगा। और मैं एक चीज और आपको रिकॉल करवा देना चाहता हूं, A रेज़ टू पावर n मीन्स टू से दैट A इज ऑपरेटेड n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन विद विच रिस्पेक्ट टू G इज अ ग्रुप। आपने A को n टाइम्स ऑपरेट करना है उस ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में, जिस ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में G जो है आपका वो ग्रुप बन रहा है। ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि जो A जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका ये है ये आपका नॉन एम्प्टी है। अब देखिए, हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट A रेज़ टू पावर m, A रेज़ टू पावर n बिलोंग्स टू दिस सेट वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, जहां पे m और n जो हैं आपके इंटीजर्स हैं। तो देखिए, A रेज़ टू पावर m के साथ ऑपरेट करते हैं a n के इनवर्स को,
it can be written as am a raised to minus n, can be written as am minus n, which is belongs to this because m माइनस वन जो है वो आपका इंटीजर होगा, क्योंकि एम एन इंटीजर है तो एम माइनस वन भी क्या, एम माइनस एन भी क्या होगा आपका, इंटीजर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस implies that this is a सबग्रुप ऑफ G। अब देखिए ये जो आपका होता है इसको हम कहते हैं इज अ साइक्लिक सबग्रुप, इसका नाम है, स्पेशल नेम है इसका, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक सबग्रुप। अगर आपका ये सेट जो है, ये वाला जो सेट है, ये सबसेट तो है ही है G का, अगर ये इक्वल हो जाए G के, देन G इज साइक्लिक ग्रुप। तो हम कहेंगे कि जो G है वो साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड बहुत डीप डिस्कशंस हैं, बहुत थ्योरम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। आज हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ एग्जांपल्स क्रिएट करेंगे कि ग्रुप का सब ग्रुप जो है वो कैसे कैसे बन सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट से जो है एग्जांपल्स वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए G जो है वो क्या हो गया, G इज साइक्लिक ग्रुप एंड A इज जनरेटर ऑफ G। A को हम बोलेंगे कि A जो है वो जनरेटर है G का। अगर ये इसके इक्वल नहीं हुआ तो ये अपने आप में तो साइक्लिक सबग्रुप है ही है, और उस साइक्लिक सबग्रुप का जनरेटर कौन है, A। उस केस में A जो है जनरेटर है साइक्लिक सबग्रुप का। अगर इक्वल हो गया तो इस केस में A जो है जनरेटर है ग्रुप का। अब एक चीज आप ध्यान से देख लीजिए कि जो आपका a रेज़ टू पावर i, a रेज़ टू पावर j कैन बी रिटन एज a रेज़ टू पावर i प्लस j, कैन बी रिटन एज a रेज़ टू पावर j प्लस i, कैन बी रिटन एज a रेज़ टू पावर j इंटू a रेज़ टू पावर i, वेयर i j आर इंटीजर। तो यहाँ से आप क्या समझे, इसका मतलब हो गया कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो हमेशा ही क्या होगा, अबिलियन होगा। साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबिलियन। जो साइक्लिक सब ग्रुप होता है वो आपका हमेशा ही अबिलियन होता है। अभी एक चीज और देखिए कि जो आपका ये सेट है a रेज़ टू पावर 3, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो आपका सेट है it may have infinitely many एंट्रीज। इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी एंट्रीज है ना। इसके अंदर क्या है, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी एंट्रीज, बट दिस सेट might have finitely many elements। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक पोजीशन ऐसी आ जाती है जिसके बाद एलिमेंट्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए a रेज़ टू -3 -2 -1 ये सब आपने कैलकुलेट किया, a की पावर 4, मतलब आप a को 4 टाइम जब ऑपरेट करेंगे तो इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट आ जाएगा। a को 5 टाइम्स ऑपरेट करेंगे, इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट आ जाएगा। a को -4 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो वो इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट आ जाएगा। तो मतलब कहने का क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा सेट यहीं तक। तो ये आपका सेट फाइनाइट भी हो सकता है, आपका फाइनाइट भी आएगा आपका, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये आपका इनफाइनाइट ही आए। तो देखिए यहां तक आपका कवर हो गया। अब हम एक एग्जांपल के ऊपर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल के ऊपर। देखिए डिस्कस करेंगे अब हम U10। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि UN होता क्या है। मैं UN को डिफाइन कर देता हूं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है जो n से कम है और रिलेटिवली प्राइम है n के साथ। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट 10 से कम और 10 से के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 1, 3, 7, 9। ठीक है दोस्तों, 1, 3, 7, 9 10 से छोटे हैं और 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। दे ऑल आर रिलेटिवली प्राइम विद 10।
जो ये आपका सेट है, ये आपका जो सेट है, ये आपका क्या बनता है, ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन। मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन के विद रिस्पेक्ट टू में यूएन जो है वो आपका क्या बनता है, ग्रुप बनता है। अब देखिए हम जो है इस सेट को फाइंड आउट करेंगे, 3 से जनरेट करेंगे हम और इसको फाइंड आउट करेंगे। अब 3 से जनरेट सेट को फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने ये सेट डिफाइन किया था a रेज़ टू पावर n एंड बिलोंग्स टू z, इस केस में a रेज़ टू पावर 0, बिकॉज 0 भी इंटीजर है तो ये एलिमेंट भी इससे बिलोंग करेगा। ये हमेशा आइडेंटिटी, ये डेफिनेशन है, a रेज़ टू पावर 0 जो है हमेशा आइडेंटिटी होगा। a रेज़ टू पावर 0 को हम डिफाइन करते हैं कि a को अगर एक भी बार ऑपरेट नहीं किया जाए एलिमेंट को तो उसका आंसर जो है आपका वो आइडेंटिटी आएगा। ये डिफाइन है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 के अंदर, मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 मतलब जो आपका यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n, मतलब आप दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसको 10 से डिवाइड करोगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। इस केस के अंदर जो आपकी आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, 1 क्या होगी, आपकी आइडेंटिटी होगी। अब देखिए 3 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 7, 3 रेज़ टू पावर 3 वैसे क्या आएगा 27, 27 को आप क्या करोगे 10 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 7। सिमिलरली 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1, 3 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 5 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इट कैन बी कैलकुलेट एज 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, और इजी कर लेते हैं 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 4 क्या 1 इंटू 3, ये दोबारा आपका 3 आ गया। 3 रेज़ टू पावर 6 को कैसे कैलकुलेट करोगे, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, 3 रेज़ टू पावर 4 जो है आपका 1 हो गया और 3 रेज़ टू पावर 2 आपका क्या हो गया 9 हो गया, या आपका 9 आ गया। इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर -1 को मतलब 3 का इनवर्स, अब इनवर्स को फाइंड आउट करने का क्या है कि 3 के साथ देखिए यहाँ किसको ऑपरेट किया जाए, आंसर आपका कितना आना चाहिए 1, आइडेंटिटी आनी चाहिए 7, 7 3 जा 21 और 21 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा, तो इसका मतलब 3 का इनवर्स 7 हो गया। 3 रेज़ टू पावर -2, अब 3 रेज़ टू पावर -2 का आंसर आपका क्या आएगा, इसका मतलब क्या है कि 3 रेज़ टू पावर 2 का इनवर्स, 3 रेज़ टू पावर 2 का इनवर्स मतलब 9 का इनवर्स, मतलब 9 के साथ किसको ऑपरेट किया जाए, 9 को ही ऑपरेट किया जाएगा, 9 इंटू 9 81, आंसर आ जाएगा 1, तो ये आपका 9 इनवर्स जो है वो यूनिक होता है, इस चीज़ का हमें पता है। ठीक है जी। 3 रेज़ टू पावर -3, 3 रेज़ टू पावर -3 मतलब आपका 3 रेज़ टू पावर 3 का इनवर्स, मतलब 7 के साथ किसको ऑपरेट किया जाए, 3 को ऑपरेट करेंगे, 7 जो है वो 3 का इनवर्स है, तो 3 रेज़ टू पावर 3 मतलब 7 का इनवर्स कौन होगा 3 होगा। 3 रेज़ टू पावर -4 मतलब 1 का इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी। 3 रेज़ टू पावर -5 मतलब 3 का इनवर्स, 3 का इनवर्स 7 आ गया। तो आपका जो आंसर आ रहा है 1 3 7 9, फिर दोबारा 7 रिपीट हो गया। 3 रेज़ टू -6 मतलब 9 का इनवर्स, अब 9 का इनवर्स क्या होगा दोस्तों, 3 रेज़ टू पावर 6 का इनवर्स मतलब 9 का इनवर्स, मतलब 9 का इनवर्स तो क्या है 9 ही है, तो यहाँ पे फिर 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है, अब देखिए जब मैंने ये फाइंड आउट किया, मैं आगे भी फाइंड आउट करूंगा, तो मेरे जो एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, मेरे एलिमेंट 1 3 7 9 ही आया, ये तो इक्वल हो गया मेरा U10 के। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका U10 है ये आपका साइक्लिक ग्रुप हो गया, ये आपका क्या हो गया साइक्लिक ग्रुप हो गया, और इसका जनरेटर कौन हो गया 3, इसका जनरेटर हो गया। और भी जनरेटर हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक ग्रुप के साइक्लिक ग्रुप के एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर, जब हम साइक्लिक ग्रुप टॉपिक शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, एग्जांपल्स ऑफ सब ग्रुप्स। तो देखिए इस तरीके से आपका एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं Z10। अब देखिए Z10 जो है ये अंडर एडिशन मॉडुलो 10 जो है ग्रुप बनता है, अंडर
एडिशन मॉडुलो 10 ग्रुप बनता है। ये इंटीजर्स जो हैं अंडर एडिशन मॉडुलो 10 जो हैं आपके ग्रुप बनाते हैं। तो इसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिमाइंडर यही बचेगा जब दो इंटीजर्स को ऐड करने के बाद आप 10 से डिवाइड करोगे। तो जब 10 से डिवाइड करोगे तो यही आपके रिमाइंडर बचेंगे। अब 2 से जनरेट हम कर लेते हैं। 2 से जब हम जनरेट करेंगे 0 2 4 6 8 यही एलिमेंट आएंगे। जब हम 2 से ऑपरेट करेंगे, 2 से जनरेट करेंगे, 2 से जनरेट करेंगे, आप करके देख लीजिए। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 6, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 जो है वो 6 आया क्योंकि 2 को हमने 3 टाइम्स ऐड करना है, और 2 की पावर 4 जो है वो 8 आया क्योंकि 2 को हमने 4 टाइम्स ऐड करना है, क्योंकि अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडुलो n लग रहा है, एडिशन मॉडुलो 10 लग रहा है। 2 की पावर 5 जो है आपका वो 10 आ जाएगा, तो वो आपका 0 आ जाएगा क्योंकि हमने 10 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, तो वो आपका सीधा ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 की पावर 6 आपका 12 आ जाएगा, तो वो 2 आ जाएगा। 2 की पावर 7 14 तो 4 आ जाएगा। 2 की पावर 8 तो वो आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8 दोबारा से 16 तो आपका 6 आ जाएगा। ये 18 तो आपका 8, तो मतलब एलिमेंट कौन से आएंगे, 0 2 4 6 8। तो ये आपका 2 से जनरेट होगा। ये अब Z10 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका साइक्लिक सब ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएगा। ये आपका साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z10। ठीक है दोस्तों, इस केस में 2 जो है मतलब Z10 जो है वो साइक्लिक नहीं बना पाया 2 उसको, मतलब 2 जनरेट, क्या पता ये साइक्लिक हो। आप 3 से जनरेट करके देखिए, 4 से जनरेट, 5, देखिए कोई भी ग्रुप G जो है वो साइक्लिक तभी होगा अगर वो अपने किसी एलिमेंट से जनरेट होगा। साइक्लिक के बारे में काफ़ी रिजल्ट्स हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस हम मतलब इसके अंदर हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम ग्रुप से सब ग्रुप बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, अब हमने क्या पढ़ना है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। सेंटर ऑफ अ ग्रुप को हम डोनेट करते हैं ZG से। अब ये देखिए कि जो G है वो आपका ग्रुप है और ये ZG जो है वो क्या है, आपका सेंटर ऑफ G, ग्रुप का सेंटर है। ये सेट होगा G के उन सभी एलिमेंट्स का, A बिलोंग्स टू G सच दैट, A बिलोंग्स टू G सच दैट, हमने G में से वो सारे एलिमेंट कलेक्ट करने हैं जो G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। अब देखिए हमने A लिया G से, तो A G के हर एलिमेंट से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, A G के हर एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, AX इज इक्वल टू XA। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, इसको हमने फाइंड आउट करना है। ये जो है आपका G जो है ये आपका सेट है, इसमें से हमने क्या करना है, वो वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज हम AX इज इक्वल टू XA आ रहा है, A जो है इसका कोई एलिमेंट है और A सबसे कम्यूट कर रहा है, तो A इसके अंदर आ जाएगा। B इसका कोई अनदर एलिमेंट है जो फिर दोबारा से सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो B भी इसके अंदर आ जाएगा। इसमें ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि जो इसके हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। ये हमेशा दोस्तों नॉन एम्पिटी रहता है, सेंटर कभी भी एम्पिटी नहीं होगा, हमेशा नॉन एम्पिटी होगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा इससे बिलोंग करेगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी है E वो एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, G के ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करती है आइडेंटिटी, तो ये कभी भी खाली नहीं जाएगा। अब इसकी जो ये नोटेशन है, ये ZG जो इसको नोटेशन दी गई, इसका एक कारण है कि इसको ये क्यों दी गई। एक जर्मन जो है, जर्मन वर्ड है, एक जर्मन वर्ड जेंट्रम, जिसका मतलब सेंटर होता है। जर्मन वर्ड है जेंट्रम, जिसका मतलब क्या होता है, सेंटर होता है। और इसको सबसे पहले कॉइंड किया गया J.A.D. सिग्वेर, इन्होंने सबसे पहले जो है इसको डिस्कवर किया, कॉइंड किया और इसको नाम दिया ये ZG इन्होंने। ठीक है, तो जर्मन वर्ड जेंट्रम जिसका मतलब सेंटर होता है,
तो इस तरीके से अब हमने क्या प्रूफ करना है, अब हमने क्या प्रूफ करना है कि जो आपका ये होता है ZG इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये G का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। ये G का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, रिकॉल 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप आई बटन पे जाइए और वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की, उसको देख लीजिएगा। अब 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी हमने इनवर्स प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। बस ये 2 हमारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर जो आपका सेंटर है वो आपका एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है। अब देखिए ए बी को अगर मैं एक्स से ऑपरेट करूं, लेट ए बी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। अब एक चीज देखिए कि जो आपके सेंटर में एलिमेंट आ रहे हैं, जो इस सेट में एलिमेंट आ रहे हैं वो ग्रुप से आ रहे हैं, और ग्रुप जो है उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है डिफाइन हुई है, वो एसोसिएट करेंगे। तो ए बी एक्स भी एसोसिएट करेंगे। एक्स जो है वो आपका क्या है, वो भी जी का एलिमेंट है। यहां मैं लिख देता हूं, यही लिख देता हूं, एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स जर्नल एलिमेंट है जी का। हमने ये शो करना है कि ए बी जो है वो हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तभी तो जो है ए बी आपका सेंटर में आएगा। हमने पहले देखिए ए बी सेंटर से 2 एलिमेंट लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी सेंटर से बिलोंग करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी, मतलब इन दोनों का ऑपरेशन भी, जब हम इनको ऑपरेट करेंगे वो भी आपका सेंटर में जाना चाहिए। लेकिन अब सेंटर की डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग इसमें वही एलिमेंट आएगा जो इसके ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो इसका मतलब इसको हर एलिमेंट के साथ क्या करवाना पड़ेगा, हमें कम्यूट करवाना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या चीज लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं लेट ए B belongs to center of G and X is any element of G। अब ठीक है, अब आपको समझ आ जाए। अब देखिए हमने क्या किया कि A B को हमने X से ऑपरेट करवाया, अब ये हो गया यहाँ पे। अब B जो है वो सेंटर से बिलोंग करता है, मतलब B जो है हर एलिमेंट के साथ, G के हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। B यहां पे है, B जो है वो सेंटर में है, तो Bx इज इक्वल टू एक्स बी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बी। नाउ इट कैन बी रिटन एज ए एक्स। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप की लगाई, यहां मैंने सेंटर की प्रॉपर्टी लगाई, इसकी प्रॉपर्टी लगाई, और यहां पे मैंने G की प्रॉपर्टी लगाई, यहां मैंने ZG की प्रॉपर्टी लगाई। मैंने करना क्या था कि ए बी एक्स को मैंने यहां किसी भी तरीके से ए बी एक्स को मैंने आगे लेके आना है। अब ए बी जो है वो सेंटर से बिलोंग करता है, तो ये ए के साथ भी कम्यूट करेगा, तो एक्स ए जो है वो एक्स के साथ कम्यूट करेगा, क्योंकि एक्स जर्नल एलिमेंट है जी का और ए जो है वो एलिमेंट है सेंटर का। तो इसको मैं फिर अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप की लगाऊंगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को, दिस इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स टू से दैट दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ए बी जो है वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करके जी के, दिस इंप्लाइज दैट जो ए बी है वो सेंटर का एलिमेंट हो गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी, ये हमने प्रूफ की है यहां पे, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमने यहां पे प्रूफ करनी है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, लेट ए बिलोंग्स टू
सेंटर ऑफ जी, ए बिलोंग करता है सेंटर से। अब ए अगर सेंटर से बिलोंग करता है एंड एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, तो क्या होगा? ए एक्स के साथ कम्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स ए इनवर्स कैन बी रिटन एज एक्स ए इनवर्स मैंने क्या किया? प्री ऑपरेट भी किया ए इनवर्स से और पोस्ट ऑपरेट भी किया बोथ साइड्स। मैंने प्री ऑपरेट भी किया और पोस्ट ऑपरेट भी किया बोथ साइड्स। अब यहां देखिए, अब यहां पे क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लगाऊंगा ग्रुप की, जी की, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ये आइडेंटिटी बन गई। आपको एक चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का और सब ग्रुप का वो सेम रहता है, तो ये आपका इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? ए इनवर्स कम्यूट विद एवरी एक्स ऑफ जी। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। तो मतलब आपका जेड जी जो है, जो सेंटर है जी का, वो सब ग्रुप बन गया जी का, क्योंकि 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट प्रूफ हो गया हमारा, लग चुका है यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी और इनवर्स प्रॉपर्टी भी फाइंड आउट हो गई। तो जो आपका सेंटर होता है ग्रुप का वो क्या होता है? सब ग्रुप होता है जी का। अब देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल है, डायहाइड्रल ग्रुप का सेंटर फाइंड आउट करना है आपने। क्या फाइंड आउट करना है? डायहाइड्रल ग्रुप का सेंटर। अब देखिए, डायहाइड्रल ग्रुप अपने आप में ही समझने के लिए एक बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई बटन पे जाइए और आप दोनों वीडियोस को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि डायहाइड्रल ग्रुप क्या होता है। देन मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे नहीं करवा रहा, आप इसको खुद कर लीजिएगा। आपने क्या करना है? डायहाइड्रल ग्रुप का सेंटर फाइंड आउट करना। अब डायहाइड्रल ग्रुप जो है, जर्नल नोटेशन जेड, ये तो हमने सेंटर फाइंड आउट करना है। डीएन का जर्नल नोटेशन क्या है? डीएन इज अ डायहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n। अब अगर तो यहां n जो है वो आपका क्या होगा? इवन होगा, तो सेंटर में 2 एलिमेंट आएंगे, R0 R180। मतलब R0 भी हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा और R180 भी हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। अगर आपका n जो है वो n जो है आपका 4 होगा, 6 होगा। n इज इक्वल टू 4 के लिए मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको, स्क्वायर का एग्जांपल लेके। उसके अंदर मैंने एलिमेंट भी आपके लिखे हैं, 8 के 8 एलिमेंट आपको बताए हैं। तो उन 8 के 8 एलिमेंट के साथ कम्यूट कौन कौन करेगा? R0 और R180 कम्यूट करेंगे, ठीक है जी। अगर आपका n जो है ओड है, तो सिर्फ और सिर्फ R0 जो है वही कम्यूट करेगा हर एलिमेंट के साथ, और कोई कम्यूट नहीं करेगा। और आपको पता ही है कि R0 जो है वो आइडेंटिटी होती है डायहाइड्रल ग्रुप की, तो R0 तो सेंटर में आता ही आता है, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, R0 तो आएगा ही आएगा। मतलब सेंटर में सिर्फ आइडेंटिटी ही रह जाएगी अगर n ओड है डायहाइड्रल ग्रुप के, और सेंटर में R0 और R180 होंगे अगर n जो है आपका इवन है। ठीक है दोस्तों, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है सेंट्रलाइजर, और इसका दूसरा नाम है नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। अब जो ए है ये क्या है? ये फिक्स्ड एलिमेंट है। ये क्या है आपका? ए इज फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी। आपको एक फिक्स्ड एलिमेंट दे दिया जाएगा जी का, और उसका आपने सेंट्रलाइजर निकालना है या फिर नॉर्मलाइजर निकालना है। दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विद दैट एलिमेंट। देखिए, जी जो है वो आपका ग्रुप से बिलोंग कर रहा है जो ए के साथ कम्यूट कर रहा है। तो n के नॉर्मलाइजर में कौन से एलिमेंट आएंगे? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी विच कम्यूट विद ए, जो इस ए के साथ कम्यूट करेंगे वो वाले एलिमेंट आएंगे। देखिए एग्जांपल है इसका, D4 के अंदर R0 का सेंट्रलाइजर क्या होगा, मतलब R0 का सेंट्रलाइजर क्या होगा। अब R0 जो है
वो आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी के साथ हर एलिमेंट कम्यूट करेगा, पूरे का पूरा ग्रुप कम्यूट करेगा। तो सेंट्रलाइजर या फिर नॉर्मलाइजर क्या आ जाएगा, पूरे का पूरा D4। R180 का भी क्या आएगा, पूरे का पूरा D4, क्योंकि R180 क्या है, सेंटर का एलिमेंट है जब n इवन है। जब n इवन है मतलब R180 हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। अब जब R180 हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है तो हर एलिमेंट R180 के साथ भी कम्यूट करेगा, क्योंकि R180 तो सेंटर में आ गया ना। आपको एक मैं रिजल्ट बता देता हूं कि जो आपका सेंटर होगा वो हमेशा ही सबसेट होगा सेंट्रलाइजर का, हमेशा ही सबसेट होगा सेंट्रलाइजर का। मतलब जो एलिमेंट सेंटर में आएगा वो एलिमेंट सेंट्रलाइजर में हमेशा आएगा। R नोट देखिए क्या है, R नोट सेंटर में है तो R नोट सेंट्रलाइजर में भी है। सेंट्रलाइजर क्या है यहाँ पे, पूरे का पूरा D4। तो सेंट्रलाइजर जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, सेंटर से। सेंटर का हर एलिमेंट सेंट्रलाइजर में आएगा। ठीक है जी। अब देखिए सेंट्रलाइजर आपने निकाला R90 का, तो R0 R90 R180 R270 R90 से कम्यूट करेंगे, और ये सारे एलिमेंट R270 के साथ भी कम्यूट करेंगे। आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं डाइहाइड्रल ग्रुप की वीडियो की हेल्प के साथ। इसी तरीके से मैंने H का सेंट्रलाइजर निकाला हुआ है, D का सेंट्रलाइजर निकाला हुआ है, D4 मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आई बटन पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं स्क्वायर वाली, तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। अभी आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जो आपका ये सेंट्रलाइजर होता है ये भी सब ग्रुप होता है। ये भी आपका क्या होता है, सब ग्रुप होता है। किसका, ग्रुप का। ये भी आपका सब ग्रुप होता है, सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर। इसको आपने खुद प्रूफ करना है, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का यूज करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रूफ किया था कि आपका ZG जो है वो सब ग्रुप होता है, वैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इजी है, क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ कर दीजिए और इनवर्स प्रूफ कर दीजिए, तो आपका इजीली ये हो जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि G इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ सेंट्रलाइजर ऑफ A इक्वल टू G। इसका मतलब क्या है, सेंट्रलाइजर ऑफ A क्या है, जो A के साथ कम्यूट करेगा G का वो एलिमेंट। मतलब A के साथ G का हर एलिमेंट कम्यूट करना चाहिए, तो A G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएगा। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, तो मतलब पहले आपने G का एक एलिमेंट लिया, वो G के इक्वल आ गया, मतलब A के साथ G का हर एलिमेंट बिलोंग कर गया। फिर G का दूसरा एलिमेंट लिया, क्योंकि हमने सारे A लेने हैं उसके साथ भी, तो ये अपने आप में अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन ही बन रही है यहाँ पे मैथमेटिकली। क्या होती है अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन, इफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G A B इज इक्वल टू B A, सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट करने चाहिए। वो यहाँ बन रही है कि हर एक A का सेंट्रलाइजर G होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के साथ G का हर एलिमेंट कम्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ, आज का जो ये लेक्चर था सारा, इसके नोट्स मैंने इंस्टा पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके उसको पेज को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स देख सकते हैं और समझ सकते हैं अगर आपको कहीं समझ नहीं आया है, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।